हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेद अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड राजन सीरीज के शॉर्ट आंसर के पार्ट 14 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो यूपीडीएलएड के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसके पार्ट 13 को डिस्कस किया था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में लिंक से जाकर प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं। हम 2 वीडियोज़ में पूरी राजन सीरीज के शॉर्ट आंसर को कंप्लीट कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, एग्जामिन द साइकोलॉजिकल टाइप्स ऑफ लेसन। साइकोलॉजिकल टाइप्स जो लेसन्स होते हैं उनके एग्जामिन देना किस प्रकार से होता है। तो साइकोलॉजिकल रिसर्चर है proved that the basic of learning is mental activity. It has 3 aspect बताए गए, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, अफेक्टिव भावात्मक और कोनेटिव क्रियात्मक। ऑन द बेसिस ऑफ अबव 3 एस्पेक्ट ऑफ मेंटल एक्टिविटी लेसन कैन बी क्लासिफाई इन टू द फॉलोइंग 3 कैटेगरी में विभाजित किया गया है एक्सपेक्ट के आधार पर। नंबर 1 है नॉलेज लेसन। The lesson of history, geography, economics, civics, mathematics, science and grammar are knowledge lesson. In these, the learner cognitive aspect of mental activities more active, which result on increase in his knowledge. Knowledge lesson are those which cause an increase in the knowledge of the pupils. जो ये हिस्ट्री, जोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, मैथमेटिक्स, साइंस और ग्रामर, ये सब इन सब के जो लेसन होते हैं वो हमारे ज्ञान को बढ़ाती हैं। वो स्टूडेंट के क्या करते हैं, ज्ञान को बढ़ाती हैं। उनका ज्ञानात्मक विकास और अधिक सक्रिय हो जाता है और इससे उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। जो जो भी ये सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है, ये सब बच्चों के ज्ञान में वृद्धि करती हैं और इससे उनका दिमाग और ज़्यादा सक्रिय हो जाता है और ज़्यादा विकसित होता है इन सब्जेक्टों से। सेकंड है एप्रिसिएशन लेसन, प्रशंसा पाठ। एप्रिसिएशन लेसन कीप एक्टिव द अफेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ लर्नर मेंटल एक्टिविटी आर दोज लेसन which give authentic inspiration to the pupils. These lessons develop the appreciation of the pupil and they take interest in studying these lessons. शिक्षा की मानसिक गतिविधियों के विवेक से पहलू को सक्रिय बनाए रखता है। कौन से एप्रिसिएशन लेसन जो होते हैं ये बच्चों के मानसिक विकास को सक्रिय बनाए रखती हैं। अब हमारा थर्ड पॉइंट है स्किल लेसन। पेंटिंग है स्किल लेसन मतलब कौशल पाठ। पेंटिंग, हैंडीक्राफ्ट, गार्डनिंग एंड एग्रीकल्चर etc आर द स्किल लेसन। इन स्किल लेसन द cognitive aspect of the learner's mental activities more active. Skill lessons are those lessons which make the pupil efficient in doing some task. The teacher provides guidance of the pupil in the beginning. Following the teacher instruction of guidelines, the pupil get involved in accomplishing in the task. This provide them many opportunity for experimenting and practice. Thus, the creative power of the pupil is more active in स्किल लेसन। जो ये पेंटिंग है, हैंडीक्राफ्ट है, गार्डनरिंग है, एग्रीकल्चर है, ये सब क्या, चित्रकला, हस्तकला, बागवानी और कृषि, ये सब क्या है, ये कौशल की सीख है। कौशल के क्षेत्र में सीखने वाले की मानसिक गतिविधि को संगामी पहलू को अधिक सक्रिय करती हैं। जो स्किल लेसन होते हैं ये क्या करती हैं, ये अधिक सक्रिय कर देते हैं रचनात्मक पहलू को और विद्यार्थी कुछ कार्य करने में कुशल बनते हैं। और वो कैसे कुशल बनते हैं, क्योंकि टीचर के मार्गदर्शन में वो कार्य करते हैं। टीचर उन्हें दिशा निर्देश देते हैं, जो चीज़ उन्हें समझ नहीं आ रही होती है वो उन्हें समझाते हैं, उन्हें टास्क देते हैं, अनेक प्रकार के टास्क देती हैं। तो उससे क्या होता है, बच्चा रचनात्मक कौशल उसके अंदर आ जाता है, अनेक प्रकार की रचनाएं करने का अवसर मिलता है। उससे वो अनेक प्रकार की चीज़ों को सीखता है और अनेक प्रकार के कौशल भी उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं। तो इस प्रकार से 3 बताए गए हैं, 3 एस्पेक्ट हैं कॉग्निटिव। ये आपका शॉर्ट में भी पूछ सकता है कितने एस्पेक्ट होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और कोनेटिव। और इसके आधार पर 3 कैटेगरी है, नॉलेज लेसन, एप्रिसिएशन लेसन और तीसरा है हमारा स्किल लेसन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ओरल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट। एक घटना के मौखिक विवरण के गुण और दोष बताने हैं। मेरिट मतलब गुण और डिमेरिट्स मतलब दोष को बताइए। तो ओरल डिस्क्रिप्शन इज एन इवेंट इज क्विट कॉमन एमंग द प्यूपिल्स। व्हेन अ प्यूपिल सी एन इवेंट, he or she takes pleasure in telling or narrating it
to his her friends. In doing so, the pupil fill color in the description with the help of imagination. She adds something to the real of uncolored thing that actually took place. The addition makes the event description colorful and thus interesting. एक घटना का मौखिक विवरण विद्यार्थियों में काफ़ी आम है। जब कोई छात्र किसी भी घटना को देखता है तो उसे अपने मित्रों को ये कहने में प्रसन्नता होती है कि ऐसा करते समय कल्पना की सहायता से रंगों को भरता है। वह कुछ ऐसी चीज़ों को जोड़ता है जो वास्तविक रूप में घटित हुई हैं। इसके अलावा घटना का विवरण रंगीन इस प्रकार दिलचस्प बना देता है। मतलब बच्चा जब किसी घटना को देखता है तो कुछ तो वो अपने मन से बातों को बताता है और कुछ वो देखता है तो एज इट इज़ वो नहीं बता पाता है, जो कुछ वो अपने मन की भावनाओं को उसके अंदर शामिल करता है। तो इसके क्या मेरिट्स होते हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, देखते हैं। मेरिट्स नंबर 1 है हेल्पिंग इन द स्पोकन इंग्लिश, मौखिक अंग्रेजी में उपयोगी है। द ओरल इवेंट डिस्क्रिप्शन इज वेरी यूजफुल इन लर्निंग एंड टीचिंग इंग्लिश स्पीकिंग. इट गिव्स अ काइंड ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश. मौखिक घटना का वर्णन अंग्रेजी बोलने और सीखने में बहुत ही उपयोगी होता है। यह अंग्रेजी बोलने में एक तरह का प्रशिक्षण और अभ्यास देता है। किसी भी हम मौखिक स्टोरी को या किसी भी पोइम को सुनाते हैं तो वह हमारे सीखने के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। दूसरे हमें इंग्लिश की भी बहुत अच्छी जानकारी हो जाती है, हम इंग्लिश को बोलना अच्छे से सीख जाते हैं। सेकेंड है एनरिच द प्यूपिल्स इमेजिनेशन पावर, छात्रों की कल्पना शक्ति को समृद्ध करता मतलब बढ़ाता है। एज ऑलरेडी सेड चिल्ड्रन मेक द डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट कलरफुल बाई एडिंग समथिंग और द अदर टू it with the help of their imagination. If 10 pupils see an event in the same event and they are asked to describe it, their description will certainly differ. छात्रों की कल्पना शक्ति को बढ़ाता है। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, बच्चे किसी घटना का वर्णन अपनी कल्पना की सहायता से करते हुए रंगीन बना लेते हैं। यदि 10 छात्र घटना को एक ही घटना के रूप में दिखाते हैं और उनसे कहा जाए वे उसका वर्णन करें तो उनके वर्णन में निश्चित रूप से अंतर होगा। कहने का तात्पर्य अगर हम 10 स्टूडेंट से कहें कि किसी भी एक घटना को दिखाएं और उनसे अपने शब्दों में बताने को कहें तो हर स्टूडेंट का अलग ही अलग इमेजिनेशन होगी। सबकी इमेजिनेशन एक सी नहीं होती है, ना बिल्कुल एक सी स्टोरी कोई बता पाता है। बच्चे थोड़ा उसमें अपना भी कुछ पोर्शन ऐड करते हैं, अपनी भी इमेजिनेशन को ऐड कर लेते हैं बच्चे। द मेन रीजन इज द डिग्री ऑफ द पावर ऑफ इमेजिनेशन. सच इवेंट डिस्क्रिप्शन डेवलप द प्यूपिल इमेजिनेशन पावर. इस मुख्य कारण अपनी कल्पना शक्ति को इस वर्णन से कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। इस प्रकार बच्चों में क्या होता है कि उनकी जो इमेजिनेशन पावर होती है वो अच्छे से डेवलप हो जाती है। थर्ड है हमारा इम्प्रूव्स द प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, स्ट्रेस, पॉज, ईटीसी. उच्चारण, स्वर, उच्चारण, तनाव, विराम में सुधार होता है। Oral event description is a very good practice exercise in pronunciation. If a pupil mispronounces a word, the teacher corrects it. So it improves the pupil's pronunciation. In the same way, the teacher corrects the pupil intonation, stress, etc. if they make mistake in them. मौखिक घटना वर्णन उच्चारण में एक बहुत अच्छा अभ्यास है। छात्र एक शब्द को गलत साबित करता है, शिक्षक उसे ठीक करता है तो यह शिक्षक के उच्चारण में सुधार करता है। उसी प्रकार शिक्षक स्टूडेंट के स्वर, तनाव आदि को ठीक करते हैं यदि वे उसमें गलती करते हैं। कहने का तात्पर्य है अगर स्टूडेंट प्रोनाउंसिएशन में गलती करता है तो टीचर उसे सुधार करता है। इस तरह से उसके जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसमें सुधार हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप 4 पॉइंट ओरल इवेंट डिस्क्रिप्शन इज अ टाइम सेवर. मौखिक घटना का विवरण समय की बचत करने वाला होता है। एज द pupil do not have to describe an event in written, it save a lot of time of the pupils. The teacher time is also saved as he does not have to correct the written answer of the pupil. क्योंकि छात्रों को लिखित रूप में किसी घटना का विवरण करने की आवश्यकता नहीं होती है, इससे विद्यार्थियों को बहुत समय की बचत होती है। इससे पूर्व का समय भी बच जाता है क्योंकि उसे लिखित में सुधार नहीं करना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य है बच्चों को हम किसी भी
टॉपिक को लिखने को देती हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जबकि हम ओरली सुनाने को कहते हैं तो बच्चे उसे आसानी से जल्दी से सुना लेते हैं, इसलिए इससे टाइम की बचत होती है। अब इसकी डिमेरिट्स क्या है, क्या इसके दोष हैं। नंबर 1 है इट नेग्लेक्ट स्पेलिंग, सो द स्पेलिंग ऑफ द पीपल आर नॉट इम्प्रूव्ड। इसमें स्पेलिंग को निगलेक्ट किया जाता है, इससे स्टूडेंट की स्पेलिंग इम्प्रूव्ड नहीं हो पाती, मतलब उनकी स्पेलिंग में कोई भी सुधार नहीं हो पाता है। इट ऑल्सो नेगलेक्ट द हैंड राइटिंग, इसमें हैंड राइटिंग को नेगलेक्ट किया जाता है, उनकी हैंड राइटिंग पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। थर्ड है मोस्ट ऑफ द शाय पीपुल फेल टू डिस्क्राइब द इवेंट ओरली, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो शर्मीले होते हैं, वो ओरली इवेंट में फेल हो जाते हैं, उसे अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 46, राइट विच आर द 4 स्किल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग डिस्क्राइब इन शॉर्ट। हमारे 4 स्किल होते हैं लैंग्वेज सीखने के लिए, उनके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला स्किल होता है डेवलपमेंट ऑफ लिसनिंग स्किल, मतलब सुनने के कौशल का विकास। ऑल्थो लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर 2 डिफरेंट स्किल येट ग्रुप्ड टुगेदर बिकॉज लर्निंग टू अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज facilitate speaking before starting speaking the language. Sufficient practice in listening skill is essential. Training in the listening help a learner to understand the characteristics of English sounds. He learn to distinguish such sounds which are similar to his mother tongue and also those which are not found in the mother tongue. तो आपके ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है कौन कौन से 4 स्किल होते हैं, तो आप लिख सकते हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, यही आपके 4 स्किल होती हैं। और शॉर्ट में आएगा तो आपको डिफाइन करने को आएगा, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, यद्यपि सुनना और बोलना दोनों अलग अलग कौशल हैं, फिर भी सीखने के लिए भाषा को बोलने की सुविधा दी जाती है। अगर हम किसी चीज़ को, किसी भी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें बोलने की सुविधा दी जाती है कि उसे बोलना सीखें। भाषा बोलने से पहले श्रवण कौशल का अभ्यास भी आवश्यक है। बोलने से पहले हमें सुनने का भी अभ्यास किया जाता है। सुनने का प्रशिक्षण एवं सीखने वाले को अंग्रेजी की ध्वनियों के लक्षणों को समझाने में सहायता करता है, जो वे अपनी मातृभाषा में समान प्रतीत होता है। मतलब हम किसी भी स्टूडेंट को इन 4 स्किल को डेवलप करना है तो सबसे पहले हम सुनने का कौशल उसमें विकसित करेंगे। जब वह सुनने का कौशल विकसित हो जाता है तो वह बोलने का कौशल भी अपने आप धीरे धीरे डेवलप होता जाता है। किसी भी लैंग्वेज को सिखाने के लिए हमें स्टूडेंट को सुनने के कौशल को विकसित करना होता है। भाषा बोलने से पहले श्रवण कौशल का अभ्यास अत्यंत आवश्यक होता है। सुनने वाले का प्रशिक्षण एक सिखाने वाले को अंग्रेजी की ध्वनियों के लक्षण को समझाने में सहायता प्रदान करता है। जब स्टूडेंट सुनता है तो उसे भाषा सीखने में उससे सहायता मिलती है और वह उसके डेवलप भी होती है। उसकी जो भी लैंग्वेज वो सीख रहा है, सुनने का कौशल डेवलप होता है, तभी वह भाषा को सीख पाता है। सेकंड है डेवलपमेंट ऑफ स्पीकिंग स्किल, बोलने के कौशल का विकास। ऑल्थो लिसनिंग एंड स्पीकिंग go together, it is speaking which actually involve a learner in learning process, while learning mother tongue imitation makes it possible for the child to learn to speak. In the case of mother tongue, it is unconscious and unintentional imitation, but in second language learning, international imitation may enable a learner to speak the language. यद्यपि सुनना और बोलना एक साथ चलते हैं, जो सीखने वाले की प्रक्रिया में सीखने वाला होता है, जबकि नकल करना बच्चे के लिए बोलना संभव बनाता है। जीव की परीक्षा में वह अचेतन और अनुकरण करता है, लेकिन दूसरी भाषा सीखने में सीखने वाला किसी शिक्षार्थी को भाषा बोलने में सक्षम बनाता है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग जो होते हैं, सुनना के बाद बोलने का स्किल डेवलप किया जाता है। जब बच्चा सुनना सीख जाता है तो इसके बाद फिर उसे बोलना सिखाया जाता है। बोलने की प्रक्रिया से वह लैंग्वेज को आसानी से सीख लेता है और जीव की परीक्षा में वह अचेतन और अनुकरण होता है, लेकिन दूसरी भाषा सीखने में सीखने वाला किसी शिक्षार्थी को भाषा बोलने में सक्षम बना सकता है। मतलब बोलने का कौशल किसी भी शिक्षार्थी को भाषा सीखने के लिए सक्षम बना सकता है। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग स्किल,
पढ़ने के कौशल का विकास मतलब पठन कौशल का विकास। आफ्टर लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल, द रीडिंग स्किल हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस in helping a learner to learn to read English. We should follow the same treatment meted out to him when he learned to read his mother tongue. Before starting reading in mother tongue, a child gets thorough practice in speaking. सुनने और बोलने के बाद पढ़ने का हुनर भी अत्यंत महत्वपूर्ण रखता है। सीखने वाले को अंग्रेजी पढ़ने में मदद करने के लिए हमें उसी उपचार का पालन करना चाहिए जिस पर उसे अपनी मातृभाषा पढ़ने को लगता है। बच्चे का मातृभाषा में पढ़ना शुरू करने से पहले बोलने का पूरा अभ्यास कर लिया जाता है। मतलब जब हम लिसनिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल को जब हम डेवलप कर देते हैं तो उसके बाद बच्चे को हम रीडिंग करना सिखाते हैं। मतलब उसे जो भी वो लैंग्वेज सीख रहा है उसे उसमें बोलना सिखाती हैं, रीडिंग करना सिखाती हैं। उसके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि जब बच्चा रीडिंग करना सीख जाता है तो वह भाषा को आसानी से सीख सकता है। अपनी मदर टंग में प्रैक्टिस करता है, फिर धीरे धीरे वह उसी लैंग्वेज को रीड करने लगता है तो वह लैंग्वेज भी सीख जाता है। 4 है डेवलपमेंट ऑफ रिटन स्किल, लेखन कौशल का विकास। और सबसे लास्ट में हम लिखने का कौशल का स्टूडेंट को विकास किया। जब वह सुनना सीख जाता है, बोलना सीख जाता है, पढ़ना सीख जाता है, फिर उसके बाद हम उसे लिखना सिखाते हैं। Among the all 4 skill, written skill is difficult task to learn. सबसे कठिन जो टास्क होता है, कौशल है, वो लिखने का कौशल होता है। Written words are the visual presentation of speech. They are used in different situations to serve different purpose. Writing is especially used where the receiver of communication is not available. In speech, a speaker can make use of various other devices such as gesture, intonation, facial expression, etc. But in writing, only words are available. Therefore, a writer has to keep in mind various other aspects while giving expression to this thought. लेखन कौशल को सीखना कठिन कार्य है, लेकिन शब्द भाषण की 10 से प्रस्तुति करती है। वे विभिन्न उद्देश्यों की सेवा के लिए विभिन्न स्थितियों में उपयोग भी किया जाता है। लेखन का उपयोग विशिष्ट रूप से उस स्थिति में किया जाता है जहाँ सूचना उपलब्ध ना हो पाए। भाषण में एक स्पीकर विभिन्न अन्य उपकरणों जैसे कि भाव, लय, चेहरे की अभिव्यक्ति आदि का उपयोग कर सकता है, लेकिन लिखित रूप में केवल शब्द उपलब्ध हैं। इसलिए इन विचारों को व्यक्त करते समय लेखक को अन्य पहलुओं का भी ध्यान रखना चाहिए। तब हमारा जो सबसे टिपिकल स्किल होता है वो रिटन स्किल होता है, और इसे सीखने में बच्चे को सबसे ज़्यादा मेहनत पड़ती है क्योंकि इसमें अनेक प्रकार की उसे मात्राओं का ज्ञान करना होता है, अक्षरों का ज्ञान करना होता है, शब्दों का ज्ञान करना होता है। जब इस सब ज्ञान को सीख जाता है तभी वह कौशल को डेवलप कर पाता है। इंग्लिश में अगर उसे सीखना है तो इंग्लिश में लेटर सारे सीखने होते हैं। जब उसे लेटर जब सब लिखने आ जाते हैं उसके बाद वह वर्ड्स सीखता है, वर्ड्स के बाद सेंटेंस बनाना सीखता है। तो इसीलिए जो हमारा रिटन स्किल होता है वो बहुत ही टिपिकल पड़ता है स्टूडेंट को सीखने में। इन चारों स्किल के में सबसे टिपिकल स्किल जो होता है वो रिटन स्किल होता है। रिटन स्किल्स को जब वो सीख जाता है तो वह भाषा को पूरी तरह सीख जाता है। जब बच्चा इन चारों स्किल को डेवलप कर लेता है तो वह भाषा को पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना हर प्रकार से यूज करना सीख जाता है। उम्मीद करते हैं आपको राजन सीरीज का पार्ट 14 अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और इसका अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।